अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में अब हम रैशनल इक्वेशन देख लेंगे और साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 to 3 मेथड्स होते हैं और कोई भी इक्वेशन आ जाए तो उन सब मेथड से हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यही स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। उन्होंने मेंशन किया होगा तो आप उससे कर लोगे, वरना आप अपनी तरफ से कोई भी डिसाइड कर लो, कोई भी चूज़ कर लो। फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं रैशनल इक्वेशन का। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी है, जिस तरह भी हमने पहले किया क्वेश्चन। आपने डिनोमिनेटर देखने हैं, डिनोमिनेटर 2 तो सेम है और एक ये रहा, तो ठीक है। आप यहाँ पर 3 लिख दो, मतलब एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, एक्चुअली तीनों का 2 एलसीएम आ जाएंगे। ये तो सेम है ना, तो एक बार लिखोगे x+3 और ये x+2, ठीक है। x+3 और x+2 आपका एलसीएम है, दोबारा नहीं लिखना, बस एक बार लिखना है आपने। अब आपने इस एलसीएम को हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। मैं इस बार डायरेक्ट करूँगी कि मैं x+3 को इससे डायरेक्ट और फिर x+3 इंटू x+2 को पहले इससे फिर इससे फिर इससे, मतलब ऐसे कि x+3 इंटू x+2 इंटू ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, तो इंटू का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, 1/x+3। फिर ये माइनस का साइन, फिर x+3 इंटू x+2 इंटू 5/x+2, फिर इक्वल पहले नहीं आएगा। जब इक्वेशन के मिड में इक्वल आ जाए तो आप स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाते, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अगर दरमियान में इक्वल नहीं आया हुआ, इक्वेशन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन है, तो उसके स्टार्ट में लाजमी इक्वल लगाएंगे, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 16 ये पहले एलसीएम लिखो, चलो ये लिख दो पहले 16/x+3 और फिर एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या है x+3 इंटू x+2। अब देखो यहाँ पर कटिंग किस चीज़ की हो रही है, x+3 से, x+2 से, x+3 से। यहाँ क्या रह गया 1 और ये x+2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x+2 ही आएगा, ब्रैकेट में ही लिखना है भी आपने। फिर ये माइनस का सिंबल, 5 को x+3 से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट में ही लिखना है भी आपने, ठीक है। 5 को x से 5x प्लस 5 को 3 से 15। अब माइनस को ओपन करना है। अगर आपने डायरेक्ट कर दिया और माइनस में कहीं आपने गलती कर दी तो आपको सारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए सुकून से आपने माइनस ऐसे लिखा रहना, तो इन दोनों को ब्रैकेट में ही लिखो, ठीक है। इक्वल यहाँ 16 और ये x+2 बच गया। 16 को x से करें 16x, फिर प्लस 16 को 2 से करें 32। अब आप इसको ओपन कर दो, ये भी ओपन कर दो। x+2 माइनस को इसका प्लस है तो माइनस प्लस -5x माइनस प्लस -15 इक्वल 16x प्लस 32। सॉल्व करो, जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और जो वेरिएबल के साथ है उसको वेरिएबल के साथ। -5x प्लस x प्लस है और 1 है 5। अब ये देखो माइनस, ये वाला माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गए 4, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा मगर जो कि है माइनस, और ये साथ x ऐसे ही आ जाएगा। 5x में से 1x माइनस किया एक्चुअली आपने, तो क्या आया 4x, लेकिन बड़ी वैल्यू 5x है तो उसके साथ माइनस है तो वो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का सिंबल लगा दो आप पहले, और अब माइनस करो 15 में से 2 13 इज इक्वल टू 16x प्लस 32, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं उनको यहाँ ले आओ, एक्स वाली को, और जो कांस्टेंट है उसको वहाँ ले जाओ। मतलब -4x था ना यहाँ पर, इसका ऐसे लिखा रहने दो, ये पॉजिटिव है, इधर आगे इक्वल के इस साइड पर आगे नेगेटिव हो जाएगा, तो -16x इक्वल का सिंबल। 32 यहाँ पर बच गया था, ये उधर चला गया तो 32 ऐसे ही आ जाएगा, और ये -13 उधर चला जाएगा। -13 जब उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 32 प्लस 13 इज 45, क्लियर। और इक्वल के इस साइड पर माइनस माइनस प्लस, 16 में 4 प्लस करो 20x हो गया, मगर बड़ी वैल्यू का सिंबल क्या है माइनस, तो वो आएगा। अब आपने x निकालना है तो x इज इक्वल टू 45/20, और ये जो माइनस है ये भी उधर चला जाएगा और ये फिर इस तरह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस उधर जाके प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये उधर जाके ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ फिर एक्चुअली ये पहले ऐसे लिखा जाएगा कि -x इज इक्वल टू 45/20। अब आप x इज इक्वल टू -45/20 लिखो, ये -x एक ही बात है, तो आपने लिखना एक्चुअली ये है, तो ये आपका आंसर है। कटिंग होती है तो कर लें, ठीक है, आपने प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है। तो कटिंग में 5 के टेबल पे करें, 5 4 द 20 एंड 5 9 द 45,
तो क्या आया -9/4 और ये x का आंसर। इसको चाहे आप आगे पॉइंट में ना लिखो, बल्कि पॉइंट में लिखते भी नहीं होते एक्चुअली ना, रैशनल इक्वेशन वगैरह जब अलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो आप पॉइंट में नहीं जाते, फ्रैक्शन में लिखा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था आपका रैशनल का क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले तो क्या होती है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी 2, ठीक है। मतलब ये इस फॉर्म में लिखी जाती है कि एक्स स्क्वायर एक्चुअली ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सी जो है ये कांस्टेंट होता है, ये आपका क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक वेरिएबल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसको आप कहते हो सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक्स आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, और ये ए और बी आपके वेरिएबल के साथ हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपके कोएफिशिएंट होते हैं। ये बात अब रिवाइज भी हो गई है, अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, इसका एक क्वेश्चन तो आ ही रहेगा इजीली। तो जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है वो कोएफिशिएंट होता है, और जो अलग से काउंटिंग दी होती है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट। अच्छा, अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आ जाए जिसमें एक्स की पावर हो 2, मतलब स्क्वायर हो, तो आप उसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन, जिसको आप फैक्टरिंग मेथड भी कहते हैं, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए ना, ये बात याद रखें कि आपने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करना है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए आपने यही लगाना है, क्योंकि दूसरे में ना आपको समझ नहीं आएगी कि किसी क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा, किसी क्वेश्चन में फैक्टरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा है जो हर इक्वेशन पर अप्लाई हो सकता है। तो कोई भी इक्वेशन आ जाए आपने बस ये याद कर लेना और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अगर मैं बाकी दोनों भी करवाऊंगी, और बाकी दोनों करवाने का ये मकसद है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ना आगे लिखा होता है कि सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या बाय फैक्टरिंग मेथड, तो वो भी दोनों आपको आने चाहिए। मगर वैसे अगर कोई भी आ जाए ना, अगर आपके पास मेंशन ना हो कि आप इस मेथड से करें या इस मेथड से, तो आपने हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूले को ही प्रेफर करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, डिनोमिनेटर में है 2a, और यहाँ पर -b इंटू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आपको पता तो चल गया है कि a क्या है, जो x स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है वो a है, b क्या है जो सिंपल x के साथ लिखा है वो a है, वो b है, और c क्या है जो कांस्टेंट है। तो आप उनको इधर पुट करते रहेंगे और सॉल्व हो जाएगा। b में आपने जो इधर साथ वैल्यू दी होगी वो लिखनी है, जैसे कि अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है आपने कि यहाँ पर क्या है 1, तो ये क्या है आपका a, और ये क्या है आपका b, और ये क्या है आपका c। अब यहाँ पर आप कहोगे कि c नहीं दिया, c दिया हुआ है, c क्या है 0, c दिया हुआ है लेकिन c क्या है 0। जब कुछ नहीं होगा तो आप आगे 0 लिख दोगे खुद ही, ठीक है। a 3 है, b 6 है और c 0 हो जाएगा, वो आप खुद लिख दोगे। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये होता है, आपके पास 2 फार्मूले होते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, अगर इक्वेशन यूँ लिखी आ गई है तो आपने होल स्क्वायर का 3 वैल्यूज ही है ना, ये रही 1 2 3, 1 2 3, 3 वैल्यूज के साथ है, ये तो 2 के साथ है ना, ये 3 के साथ है। तो आपको पता है कि अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो सकता है और फैक्टरिंग से भी, मगर आपको सोचना पड़ेगा कि किससे ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं होते, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फैक्टरिंग से भी नहीं होते, उनके ऊपर स्पेसिफिकली इससे सॉल्व करना पड़ता है इससे। मगर ये ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला है जो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पर फिट आता है, ठीक है। तो आपने हमेशा इसको प्रेफर करना है, लेकिन अगर आपके पास लिखा आ जाए तो फिर तो करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं, फार्मूला याद रखें कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू होल का स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये आपकी सेकंड वैल्यू है। तो इसमें क्या होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा 2 पहली वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी अगर तो यहाँ पर माइनस है दरमियान में, तो 2ab के साथ सिर्फ सिंबल चेंज होगा,
बी स्केयर के साथ जो प्लस है ये नहीं चेंज होगा, सिर्फ 2ab जो दरमियान में 2ab है इसके साथ सिंबल चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, बस ये फर्क है। ठीक है, बाकी सेम है। फैक्टराइजेशन के या फैक्टरिंग के कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले क्योंकि फैक्टरिंग जो होती है ये भी दो तो क्या मैं कहूँगी 3-4 तरीकों से हो सकती है, लेकिन आप लोगों को 2 ही करवाए गए हैं तो आप 2 ही करोगे। तो फैक्टरिंग मेथड में एक इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि 3x² + 6x = 0। अब इसमें आप वो तो नहीं देख सकते कि फैक्टरिंग में तो देखना होता है ना कि जैसे ये है कि कोई ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आए और ऐड अप करने से, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये है, ये एक्चुअली फैक्टरिंग का मेथड है। ठीक है, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता, आगे तो 0 है तो उसको हम नहीं देख सकते। अब इसमें कॉमन आ सकता है, आप ये देखो कि इसमें कॉमन आ सकता है। और दूसरी बात, जब भी इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन इस तरह आ जाती ना कि 3x² = -6x, तो आपने हमेशा इक्वेशन को इस तरह लाकर तरतीब देना है। इस तरह आपने इक्वल के उस साइड पर हमेशा 0 रखना है। मैंने इस -6 को फिर उठा के इधर लाना है, ये +6 हो जाएगा और इक्वल के उस साइड पर सिर्फ 0 बच जाएगा। ठीक है, इस लाजमी आपने इक्वल के उस साइड पर 0 रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, दोनों में है। तो अगर मैं यहाँ से 3 भी निकाल दूँ और एक x भी निकाल दूँ तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ एक x। ऐसे ही है, 3x कॉमन ले लिया ना, 3 भी चला गया, x भी एक चला गया, तो एक x बच गया, सिर्फ 2 थे। प्लस 3 2 होता है 6, 3 2 होता है 6, तो 2 इधर आ जाएगा और ये x तो वैसे ही बाहर चला गया तो ये नहीं आएगा, ये हो गया = 0। अब इसका पता क्या मतलब है कि आप, हमने ये जो कॉमन लिया है ना, तो इसमें हम इसको 0 के अलग इक्वल करेंगे और इसको 0 के अलग इक्वल करेंगे। अब 2 में क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे यूं करके। ठीक है, एक इस साइड पर आ जाएगा 3x = 0 और उधर आ जाएगा x + 2 = 0। दोनों को अलग अलग जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है उसके इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर x = 0 इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, यूँ आ जाएगा, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। और ये x + 2 है तो x + 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। 0 - 2 = -2 ही होगा ना, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो इधर का ये आंसर है और x = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और एमसीक्यू, लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक आंसर होता है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशंस होंगी जिनमें एक वेरिएबल होगा विद 1 वेरिएबल ओनली, मतलब एक्स वाई दोनों आए थे ना पीछे, वो नहीं, उसके आंसर, उसका सोल्यूशन तो इन्फिनिटी है। लेकिन जो एक वेरिएबल के साथ होगा, जैसे ये एक है इक्वेशन, ये तो x² में है ना, उसमें आ गई, जैसे ये मैंने लिखी x + 6 66 = 0। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है तो इसमें सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। आपने बात याद रखनी है, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल हैज 1 सोल्यूशन ओनली, सिर्फ एक होता है और नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही विद 2 वेरिएबल आ जाए, एक्स भी आ जाए और वाई भी आ जाए, लीनियर का मतलब तो ये होता है ना कि पावर 1 होगी, पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, मगर अगर 2 वेरिएबल्स आ जाए एक ही इक्वेशन में, एक्स और वाई इकट्ठे आ जाए, तो आपके सॉल्यूशंस इन्फिनिटी हो जाते हैं, सॉल्यूशंस इन्फिनिटी हो जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, आप सिनेरियो बदलते जाओगे, वैल्यूज बदलती जाएंगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, फिर या तो एक्स वाई पे डिपेंड करेगा या वाई एक्स पे, इस तरह से। लेकिन अगर एक वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन आए तो उसमें सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सोल्यूशन आते हैं, जो 2 डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो ये देखो, ये 2 सोल्यूशन आए हैं। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे तब भी 2 आएंगे, आप ये अप्लाई करोगे तब भी 2 आएंगे, आप फैक्टरिंग अप्लाई करोगे तब भी 2 ही आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सोल्यूशन आते हैं, जबकि लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल का सिर्फ एक सोल्यूशन आता है, चाहे जो मर्जी कर लो। और अगर लीनियर इक्वेशन को आप 2 वेरिएबल डाल दो लीनियर इक्वेशन में, तो उसके इनफाइनाइट आंसर्स हो जाते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें से कोई एक ना एक तो लाजमी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपना फैक्टरिंग मेथड देखते हैं, ये वाला। इसमें ये होता है कि आप ना ए
और सी को मल्टीप्लाई करो। मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। ए और सी को मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई सी, सॉरी सी। जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा, कोई ऐसी दो वैल्यूज ढूंढो, उसके बाद आंसर निकालिए ना आपने, फिर ऐसी दो वैल्यूज ढूंढो कोई भी जिनको मल्टीप्लाई करने से आपका ये आंसर आए, और इन दो वैल्यूज को ही अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर हो जाए सी के बी के इक्वल। किसके इक्वल? बी के इक्वल। कॉन्सेप्ट समझे कि आपने ए और सी को, हमेशा ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको आप याद रखो। अब कोई ऐसी दो वैल्यूज ढूंढो, वो वही दो वैल्यूज भी हो सकती हैं जो यहाँ पर एक 1 लिखा है और एक ये 36, ये भी हो सकते हैं, लेकिन आपने कोई वो ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर वो आए, मगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर बी वाला आए। बी क्या है? 13। ठीक है, एक्स को ना देखो, सिर्फ ये देखो कि 13 आए। अब यहाँ पर 36 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आ रहा है 36। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अब मैंने कोई ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 36 आए, मगर ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 13 आ जाए। तो आप सोचोगे कि 36 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है, तो मतलब 4 बाकी तो बड़े टेबल हो जाएंगे ना, लाइक 12 के टेबल में आता है या इस तरह से। आप ये देखो कि 10 तक ही किस किस टेबल में आ जाएगा। ये आ जाएगा जी, हम कहते हैं 9 और 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 दा, ये 4 9 दा 36। ये आंसर था ना मेरा, ये आ गया। अब मैं इन दोनों को अगर प्लस कर दूं, 9 में 4 प्लस कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 13। तो मेरा ये क्लियर हो गया कि मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा बी आए, और अगर मल्टीप्लाई करूं कोई ऐसी दो वैल्यूज लूं, अपनी तरफ से लेनी है, ये हमने खुद सोचना है। दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर वो आए जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं। ठीक है, अब बात रहेगी, अब आपको ये तो पता चल गया कि 9 और 4 बन जाएंगे, तो आप यहाँ पे एक्स के ऐसे लिख दोगे और यहाँ पे 36 भी ऐसे लिख दोगे, इज इक्वल टू 0। आपने सिर्फ इस 13 जो दरमियान में है ना, इसको छेड़ना है। इसको क्या छेड़ना है कि आपने 9x और 4x, 9 और 4 हो गया ना, अब 9x और 4x, ऑफकोर्स आप 9x और 4x को प्लस करोगे तो आंसर आएगा। लेकिन आप ये देखो कि इसके साथ सिंबल माइनस क्या है। अब माइनस कैसे आ सकता है? मैंने करना तो एडअप ही है, तो माइनस कैसे आएगा? क्या मैं दोनों वैल्यूज के साथ माइनस लगा दूं? ये आपको ना प्रैक्टिस से आएंगे ये क्वेश्चन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ईजी हो जाएगा। ये अब नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस होता तो प्लस है, करना तो मैंने प्लस है, 13 नहीं आएगा, मगर बड़ी वैल्यू का साइन आ देगा। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन में अब -13x की फैक्टराइजेशन कैसे होगी? -9x -4x, और ये +36 वही वाला ऐसे ही आ गया। ये मेन स्टेप था, अगर आप ये कर लो तो आगे तो कुछ भी नहीं है। आगे आपने इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो वो ले लेना है। अंदर क्या बच जाएगा? x, एक x बाय चला गया, एक अंदर बच गया, ये माइनस x बाय चला गया, अंदर 9 बच गया। और इधर से माइनस के साथ, अगर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस के साथ ही आप 4 कॉमन लोगे, -4 कॉमन आ गया, -4 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? x, और माइनस कॉमन लिया है मैंने तो इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस। ये प्लस था, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया है। तो 4 9 था 36 होता है, ये 9 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि x -9 x -9 दोनों सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो आपसे कोई गलती हुई है। क्लियर? यहाँ से आप क्वेश्चन चेक भी कर लेते हो अपना। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपका ऊपर कोई गलती हुई है। तो यहाँ पर अब आप इसको यूँ लिखोगे ना, फिर प्रीवियस क्लास में भी किया आपने, x -4 एक बार लिखते हो और x -9 एक बार लिखते हो, इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। ये भी दो मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको अलग अलग 0 के इक्वल किया। ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको अलग अलग करेंगे। x -4 इज इक्वल टू 0, x -9 इज इक्वल टू 0। ये मैंने ये लगाया, तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, और ये भी उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। सो दिस इज योर आंसर। दो आंसर आए इस बार भी। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट्स आप याद रखेंगे, और इसको हम दोबारा देखते हैं कि आपने ए और सी को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको ध्यान में रखोगे। फिर आपने कोई ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको प्लस माइनस करके तो आंसर आपका बी आए, मगर मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर वही आए जो आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करके निकाला है। फिर जब ये हो गया तो आपने उन दोनों के साथ एक्स एक्स लगा देना, ये भी चलो आप याद रख लो। उन दोनों के साथ फिर आपने एक्स एक्स लगा देना, लगा दिया। अब ये देखना था कि 9 में 4 प्लस करें तो 13 आता है, यही सोच के आपने कहा ना कि हाँ ठीक है, हम ये दो फैक्टर्स यूज़ कर लेंगे। फैक्टराइजेशन आपने इसमें कर दी कि 9 और 4 हो गया, मगर अब आपने ये देखना है इसके साथ सिंबल क्या है? नेगेटिव। तो आप उस हिसाब से इनके सिंबल्स को एडजस्ट करके यहाँ लिख दोगे। सिंबल एडजस्ट किए मैंने कि करना तो मैंने एडअप ही है, मगर बड़ी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर मैं इसी साथ प्लस लगा देती तो ये तो मेरा फिर माइनस में चला जाता ना, फिर इसका आंसर आता 5।
ऐसे नहीं करना, इसलिए दोनों नेगेटिव रखे ताकि हो प्लस ही मगर साइन आए नेगेटिव का। फिर उसके बाद मैंने कॉमन लिया, फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन लिया। आप यहाँ पर भी आप इसको ऑपोजिट भी कर सकते हो, -4x लिखो और फिर -9x लिखो, फिर इधर कॉमन ले लो इधर कॉमन ले लो, आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है। तो फिर आपने कॉमन लिया और ये अब दोनों एक जैसी हैं तो इनको आप एक बार लिखते हो और x ये वाला -4 एक बार ब्रैकेट में लिखते हो, दोनों को इक्वल के उस साइड पे जो वैल्यू है उसको इक्वल करोगे और फिर आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम देखेंगे। आप फैक्टरिंग मेथड की कुछ क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें, चाहे बुक से देख लें क्वेश्चंस या स्लाइड वगैरह में भी होंगे वहाँ से भी देख लें, तो उन्हें सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इंशाल्लाह ये कवर अप हो जाएगा। गुड लक।